क्या आप जानते हैं उस अंग्रेज मैनेजर के बारे में जिसने गांधी जी को जहर देने की कोशिश की थी? उसने अपने रसोइये को गांधी जी के दूध में जहर मिलाने का आदेश दिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधियों ने चंपारण के किसानों की समस्याओं और पटना यूनिवर्सिटी बिल पर चर्चा की थी? वो कौन सा साल था जब ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया और 3 कठिया प्रणाली को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया? क्या आपको वो तारीख पता है जब महात्मा गांधी मोतिहारी पहुंचे थे ताकि चंपारण के किसानों की स्थिति की जांच कर सकें? वो कौन से प्रमुख किसान नेता थे चंपारण से जिन्होंने गांधी जी को चंपारण के किसानों की स्थिति को समझने के लिए आमंत्रित किया? इस सवाल का जवाब और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां जानने के लिए देखिए ये वीडियो, जो आपके बीपीएससी परीक्षा के लिए बेहद लाभकारी होगा। 1775 से लेकर 1783 के बीच जब अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर के कारण ब्रिटेन को इंडिगो की जरूरत और बढ़ गई, तब बिहार में इंडिगो की खेती को बढ़ावा मिला। अंग्रेज कंपनी ने इस व्यापार को बेहद मुनाफेदार पाया और इसके चलते बिहार और बंगाल में कई इंडिगो फैक्ट्रियां स्थापित की गई। 1830 तक बंगाल प्रेसिडेंसी में लगभग 1000 फैक्ट्रियां थीं। सिर्फ तिरहुत में 1803 तक 25 फैक्ट्रियां चालू हो चुकी थीं। शाहाबाद, पूर्णिया, भागलपुर और संथाल परगना जैसे इलाकों में भी कई फैक्ट्रियां बन गई। चंपारण में यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स ने बेतिया राज और रामनगर एस्टेट से जमीनें ली और वहां नील की खेती शुरू की। सबसे पहले 1813 में कर्नल हिकी ने बड़ा में एक इंडिगो फैक्ट्री स्थापित की। कुछ ही समय में तुर्कौलिया, पीपरा, मोतिहारी और राजपुर में भी फैक्ट्रियां शुरू हो गईं। 1875 तक यूरोपियन फैक्ट्री ओनर्स चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में भी बसने लगे। बेतिया राज इस बीच भारी कर्ज में डूब गया था। एस्टेट के मैनेजर टी गिबन ने इंग्लैंड से लगभग 85 लाख रुपयों का कर्ज लिया। इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने कुछ यूरोपियन फैक्ट्री मालिकों के साथ जमीनों के स्थायी पट्टे पर समझौते किए ताकि वे आरक्षित किराया देकर इस कर्ज का भुगतान कर सकें। इसी तरह रामनगर एस्टेट ने भी ऐसे स्थायी पट्टे दिए और बाद में कुछ यूरोपियन प्लांटर्स ने गांवों में जमींदारी राइट्स भी खरीद लिए। 19वीं सदी के मध्य में जब चीनी उद्योग ने गिरावट देखी, तब यूरोपियन फैक्ट्री ओनर्स ने चीनी की जगह नील की खेती को पूरी तरह अपनाया। नील की खेती पहले से ही किसानों के लिए कई समस्याएं खड़ी कर रही थी। ब्रिटिश सरकार की कुछ कोशिशें इन समस्याओं को रोकने के लिए की गईं, लेकिन वे विफल रहीं। 1840 में लॉर्ड मैकाले ने लिखा था, बड़ा अन्याय हो रहा है। बहुत से किसानों को कानून और कानून की अवहेलना से एक प्रकार की गुलामी की स्थिति में धकेला जा रहा है। ये अत्याचार और अन्याय चंपारण के किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। यूरोपियन प्लांटर्स की असीमित लालच और पूंजीवादी सिस्टम ने किसानों की स्थिति को बद से बदतर बना दिया था। 19वीं सदी के अंत तक उत्तर बिहार में यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स ने नील की खेती के लिए 2 प्रमुख सिस्टम्स का इस्तेमाल किया। पहला जेराइट और दूसरा असामीवार। जेराइट सिस्टम के तहत प्लांटर्स खुद अपने हल और बैल का इस्तेमाल करके नील की खेती सीधे अपनी देखरेख में करवाते थे। इसके लिए वे स्थानीय किसानों को मजबूर करते थे कि वे उनके लिए काम करें, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत के लिए बहुत कम भुगतान किया जाता था। इस कारण किसानों में काफी असंतोष रहता था। दूसरा असामीवार सिस्टम था, जिसमें फैक्ट्री के मालिक किसानों से उनकी जमीनों पर नील की खेती करवाते थे। असामीवार में सबसे प्रचलित तरीका था 3 कठिया। इसके अलावा कुश्की और कुट्रॉल्ट भी अन्य तरीके थे। हालांकि कुट्रॉल्ट तरीका चंपारण में ज्यादा प्रचलित नहीं था, लेकिन यह किसानों के हितों के खिलाफ था। 1885 में पटना के कमिश्नर ने इसके बारे में कहा था, कुट्रॉल्ट पट्टा एक नया तरीका है जिसमें किसान अपनी पूरी जमीन और घर की जमीन भी गिरवी रख देता है और उसे वापस पाना कर्ज चुकाने पर ही संभव होता है। कुश्की तरीका भी बहुत कम प्रचलित था और इसके तहत फैक्ट्री के किसान नहीं होते थे। 3 कठिया तरीका, जो चंपारण में बहुत ज्यादा प्रचलित था, किसानों के लिए भारी कठिनाइयों का कारण बनता था। 3 कठिया सिस्टम का मतलब था कि किसानों को अपने खेत के एक हिस्से पर 3 कट्ठा प्रति बीघा नील की खेती करनी ही पड़ती थी, चाहे वे चाहें या नहीं। यह सिस्टम पूरी तरह से बिना किसानों की सहमति के उन पर थोपा गया था। नील के बागानों के मालिक ब्रिटिश प्रशासन से पूरी मदद पाते थे और किसानों को उनके मर्जी के खिलाफ नील उगाने के लिए बाध्य करते थे। किसानों के पास इसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और अगर वे इनकार करते तो उन्हें जुर्माने, जेल या कभी-कभी मारपीट और जमीन से बेदखली का सामना करना पड़ता था। यह सिस्टम एक तरह से बंधुआ मजदूरी की तरह था। किसान मेहनत करके नील की खेती करते, लेकिन बदले में उन्हें बहुत कम पैसा मिलता। नील एक बेहद मेहनत वाला फसल था जिसे उगाने में बहुत समय और मेहनत लगती थी। फिर भी किसान जो कमाई करते थे वो उनके परिवार के बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी काफी नहीं होती थी।
दूसरी तरफ यूरोप में नील की काफी मांग थी और यूरोपियन प्लांटर्स इससे भारी मुनाफा कमा रहे थे। नील की खेती से किसानों की जमीन की उर्वरकता भी घटने लगी थी। नील की खेती करने से जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती थी, क्योंकि नील मिट्टी से नाइट्रोजन खींच लेता था। इसके चलते जब किसान नील के बाद खाने पीने की फसलें उगाते तो उन्हें खराब पैदावार मिलती थी। इसके साथ ही जो सबसे अच्छी और उपजाऊ जमीन होती थी उसे नील की खेती के लिए लिया जाता था, जिससे खाने की फसल उगाने के लिए किसानों के पास कम उपजाऊ जमीन बचती थी। किसानों को अपने घरों का पेट पालने के लिए अतिरिक्त भोजन खरीदना पड़ता था, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। इस वजह से कई किसान कर्ज में डूब गए थे। वे महाजनों से ऊंचे ब्याज दरों पर कर्ज लेते थे, जिसे चुकाना उनके लिए मुश्किल होता था। ये कर्ज कभी कभी उनकी जमीन छीनने का कारण बन जाता था और कई बार उनकी पूरी जिंदगी कर्ज के बोझ तले दब जाती थी। धीरे धीरे किसानों में इस अन्याय के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा। नील की खेती की वजह से भूख और कुपोषण की समस्या भी बढ़ गई थी। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं था और पूरा परिवार भूख से परेशान रहता था। इस स्थिति में नील की खेती करना किसानों के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया था। वे खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करते थे, क्योंकि उनकी पूरी मेहनत का फायदा अंग्रेज और नील के प्लांटर्स उठा रहे थे। चंपारण जैसे इलाकों में अंग्रेज प्लांटर्स और जमींदारों ने किसानों पर अत्याचार के नए नए तरीके अपनाए थे। इनमें से एक तरीका था सिजा रहबेशी, यानी आर्बिट्रेरी किराया बढ़ाना। अंग्रेज प्लांटर्स किसानों से अपनी जमीन पर नील की खेती करवाते थे और उन पर रेंट बढ़ाने का दबाव डालते थे। ये किराया बढ़ाने का कारण कभी कभी लैंड इंप्रूवमेंट्स बताकर दिया जाता था, जैसे कि नई इरिगेशन व्यवस्था लागू करना या खेतों की उर्वरकता बढ़ाना। लेकिन हकीकत यह थी कि जमीन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया जाता था। यह बस एक तरीका था किसानों से एक्स्ट्रा पैसा वसूलने का। सिजा रहबेशी का असल मकसद किसानों को फाइनेंशियली कमजोर करना और उन्हें प्लांटर्स पर डिपेंडेंट बनाए रखना था। जमींदार और प्लांटर्स बिना किसी वजह के रेंट बढ़ा देते थे और किसानों के पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था। अगर उन्होंने इस बढ़े हुए रेंट का विरोध किया तो उनकी जमीन छीन ली जाती थी या उन्हें फाइन्स भरने के लिए मजबूर किया जाता था। यह सिस्टम पूरी तरह से एक तरफा था, जहां किसानों की कोई आवाज नहीं थी। हर साल किराया बढ़ता जाता था, लेकिन फील्ड्स की प्रोडक्टिविटी में कोई सुधार नहीं होता था। किसानों के लिए इस किराया बढ़ोतरी का फाइनेंशियल बर्डन बहुत भारी था। वे पहले ही नील की खेती के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और ऊपर से बढ़े हुए रेंट ने उन्हें और गरीबी में धकेल दिया। किसान अक्सर इतना अर्न ही नहीं करते थे कि बढ़ा हुआ रेंट दे सकें, इसलिए उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट्स पर लोन लेना पड़ता था। धीरे धीरे वे डेट के जाल में फंसते चले गए। सिजा रहबेशी के साथ साथ प्लांटर्स एक और तरीका अपनाते थे, जिसे तावान कहते थे। तावान का मतलब था किसानों पर मनमाने ढंग से फाइन्स लगाना। प्लांटर्स तावान को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते थे। जो किसान नील की खेती करने से मना कर देते थे या जो उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाते थे, उन पर हेवी फाइन्स लगाए जाते थे। इन फाइन्स का मकसद किसानों को सजा देना और उन्हें डराना होता था, ताकि वे कभी भी प्लांटर्स का विरोध न कर सकें। तावान के जुर्माने बहुत कठोर होते थे और अक्सर इतने ज्यादा होते थे कि किसान उन्हें चुकाने के लिए अपने हाउस होल्ड आइटम्स बेचने या और लोन्स लेने पर मजबूर हो जाते थे। यह जुर्माना अक्सर बिना किसी ठोस रीजन के लगाया जाता था, कभी फसल देरी से पहुंचाने के नाम पर, कभी नील के पौधे ठीक से ना उगाने के नाम पर। लेकिन इन सब का असली मकसद किसानों को डेट के दलदल में फंसाना और उन्हें प्लांटर्स के अधीन बनाए रखना था। इस तावान और सिजा रहबेशी के साथ साथ किसानों पर एक और बोझ डाला जाता था, जिसे हर्जा कहते थे। हर्जा का मतलब था फार्मर्स से नुकसान की भरपाई के नाम पर कॉम्पेंसेशन वसूलना। अगर किसी साल नेचुरल डिजास्टर जैसे ड्राउट या फ्लड के कारण क्रॉप फेल हो जाती थी तो प्लांटर्स किसानों से हर्जा वसूलते थे। भले ही किसानों का इन नुकसान में कोई हाथ ना हो, फिर भी उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता था। प्लांटर्स अपनी गलती से होने वाले नुकसान की भी भरपाई किसानों से करवा लेते थे। हर्जा के कारण किसान और भी ज्यादा लोन्स में डूबते चले गए। वे पहले से ही सिजा रहबेशी और तावान के बोझ से दबे हुए थे और हर्जा ने उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को और खराब कर दिया। किसानों को अक्सर महाजनों से लोन्स लेना पड़ता था, जिनकी इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा होती थी। इस तरह किसान धीरे धीरे एक ऐसे डेट के जाल में फंसते गए जिससे निकलना उनके लिए इंपॉसिबल सा हो गया। इन तीनों सिजा रहबेशी, तावान और हर्जा ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसने किसानों को पूरी तरह से इकोनॉमिक स्लेवरी में जकड़ दिया। अंग्रेज प्लांटर्स और जमींदार, जिन्हें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन हासिल था, किसानों से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इन एक्सप्लॉयटेटिव तरीकों का इस्तेमाल करते थे। किसानों के पास कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं था। ब्रिटिश न्याय प्रणाली पूरी तरह से जमींदारों और प्लांटर्स के पक्ष में झुकी हुई थी, जिससे किसानों की आवाज को दबा दिया जाता था। इसके अलावा किसानों से कई तरह के अबवाब
यानी टैक्सेस वसूले जाते थे जो बिल्कुल फ्यूडल नेचर के थे। जैसे पानी खर्चा, यह टैक्स नहर से पानी सप्लाई करने के नाम पर वसूला जाता था, लेकिन विडंबना यह थी कि कई जगहों पर नहर का कोई इंतजाम ही नहीं था। फिर आता है बेथमाफी। इसके तहत किसान को अपने हल और बैल प्लांटर की जमीन पर काम करने के लिए देना होता था। अगर कोई किसान यह सेवा नहीं दे पाता था तो उसे रुपए 3 प्रति हल के हिसाब से पैसा चुकाना पड़ता था। एक और विचित्र टैक्स था बापाही पुताही, जो तब वसूला जाता था जब किसान की मृत्यु हो जाती थी। उसका वारिस जमीन का अधिकार पाने के लिए इस डेथ ड्यूटी के रूप में पेमेंट करता था। शादी जैसे खुशहाल अवसर पर भी अंग्रेजों का शिकंजा ढीला नहीं होता था। मरवाह नाम का टैक्स तब लिया जाता था जब किसी किसान की बेटी या बेटे की शादी होती थी। यहां तक कि तेल और गन्ने की मिलों से भी कोल्हू आवन नाम का टैक्स लिया जाता था और हल्दी उबालने के लिए रखे चूल्हों से चुल्ही आवन के नाम पर कर वसूला जाता था। दूध और तेल बेचने वालों से बछपी के नाम पर टैक्स लिया जाता था। ये टैक्सेस यहीं खत्म नहीं होते थे। त्योहारों के मौके पर जैसे फागुन, दशहरा और चैत नौमी हर किसान से 1 रुपये लिया जाता था ताकि अंग्रेजों के लिए एंटरटेनमेंट के नाच गाने का आयोजन किया जा सके। और तो और अगर प्लांटर को हाथी, घोड़ा, मोटर कार या नाव खरीदनी हो तो भी पैसा किसानों से ही जुटाया जाता था। इसे हथियाही, घोराही और नवही कहा जाता था। अंग्रेजों का शोषण यहीं खत्म नहीं होता था। अगर कभी कोई अंग्रेज बीमार पड़ जाए तो किसानों को उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा देना पड़ता था। इसे गवाही कहा जाता था। चंपारण के किसान इन कई तरह के टैक्सेस और जुल्मों के नीचे दबे हुए थे। उनके पास नील की खेती करने के सिवा और कोई चारा नहीं था और बदले में उन्हें बहुत ही कम वेजेस मिलती थी या कई बार तो कुछ भी नहीं मिलता था। यह सिस्टम केवल इकोनॉमिक रूप से ही नहीं बल्कि मेंटली भी किसानों को तोड़ने वाला था। वे हर समय इस डर में जीते थे कि अगर उन्होंने किसी भी रूल का उल्लंघन किया तो उन पर हैवी फाइन्स या हर्जा लगा दिया जाएगा। इस फियर ने उन्हें एक गुलाम जैसी स्थिति में डाल दिया था जहां वे अपने राइट्स के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते थे। नील की खेती ने बिहार के किसानों के जीवन को अत्यंत कठिन बना दिया था। 1893 से लेकर 19वीं सदी के अंत तक नील का व्यापार लगातार घटता रहा, खासकर जब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो का उत्पादन शुरू हुआ, जिसने नील के उद्योग पर बुरा प्रभाव डाला। जर्मनी में बनने वाली सिंथेटिक नील सस्ती और अधिक मात्रा में उपलब्ध थी, जिससे यूरोप के व्यापारी भारत के नील पर कम निर्भर हो गए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि बिहार के किसानों की परेशानियां कम हो गईं। नील की खेती ने जो अत्याचार और शोषण का सिस्टम स्थापित किया था वह बदस्तूर जारी रहा। किसानों ने लगातार अपनी समस्याओं को लेकर सरकार को पिटीशंस भेजी, लेकिन उनकी शिकायतों का कोई समाधान नहीं हुआ। धीरे धीरे किसानों का असंतोष बढ़ता गया और 1907 और 8 के बीच यह खुलकर विरोध में बदल गया। 1901 तक बिहार के जिलों में लगभग 2,70,000 एकड़ भूमि पर नील की खेती की जा रही थी, लेकिन इंडिगो कल्टीवेशन में गिरावट आई और 1911 तक यह घटकर सिर्फ 1,09,600 एकड़ रह गई। यह गिरावट जर्मनी की सिंथेटिक नील के कारण थी, जिसने भारतीय नील की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मांग को घटा दिया। इस समय चंपारण में 18 नील की फैक्ट्रीज थीं, दरभंगा में 23, मुजफ्फरपुर में 21, सारण में 10, पूर्णिया में 6, मुंगेर में 4 और भागलपुर तथा शाहाबाद में 2-2 फैक्ट्रियां थीं। ये फैक्ट्रियां बिहार के बड़े हिस्से में फैली थीं, जहां प्लांटर्स ने किसानों की जमीनों पर अपना दबदबा बना रखा था। इस दौरान साठी फैक्ट्री और आसपास की फैक्ट्रियों जैसे परसा, मल्लाहिया, बेरिया और कुंडिया में किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। शेख गुलाब और सीतल राय के नेतृत्व में किसान नील की खेती के खिलाफ एकजुट हो गए। विरोध बढ़ता गया और 26 अक्टूबर 1908 को शेख गुलाब, सीतल राय, राधुमल और उनके गोमस्ता रामस्वरत को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन किसानों का आंदोलन जारी रहा। प्लांटर्स ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किया और सरकार ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। द स्टेट्समैन के एक विशेष संवाददाता ने 27 नवंबर 1908 को रिपोर्ट किया कि चंपारण में 19 लोगों को अवैध सभा का हिस्सा होने के आरोप में 6 महीने की सजा सुनाई गई और उन पर अलग अलग फाइन्स भी लगाए गए। उस समय मोतिहारी में करीब 200 लोग विभिन्न आरोपों में ट्रायल का इंतजार कर रहे थे, जिनमें यूरोपियनों पर हमला, आगजनी और वर्गों के बीच भड़काने का आरोप शामिल था। इन अभियुक्तों में मुख्य रूप से सीतल राय थे, जो साठी फैक्ट्री के अंतर्गत आने वाली जमीनों पर खेती करते थे। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष मजिस्ट्रेट मिस्टर गुड को नियुक्त किया, जो बेतिया के मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर नील के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। नवंबर 1908 से अप्रैल 1909 तक इस क्षेत्र में दंडात्मक पुलिस बल तैनात किया गया और इसका खर्च, जो लगभग 30,000 रुपए था, किसानों से वसूला गया।
प्लांटर्स ने इस विरोध का दोष बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर डालने की कोशिश की, लेकिन द स्टेट्समैन के संवाददाता ने 2 दिसंबर 1908 को लिखा कि इस आंदोलन का बिहार के प्रांत विभाजन की मांग से कोई लेना देना नहीं था। असल में यह समस्या पूरी तरह से कृषि और आर्थिक थी, जो नील की खेती के अन्यायपूर्ण सिस्टम से उत्पन्न हुई थी। सरकार ने इस समस्या का समाधान करने की बजाय दमनकारी कदम उठाए, लेकिन दमन से कभी भी ऐसी गहरी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि सरकार को मिस्टर WR गौरले को इस मामले की जांच के लिए नियुक्त करना पड़ा। गौरले, जो पहले चंपारण के मजिस्ट्रेट रह चुके थे और उस समय बंगाल, जिसमें उस समय बिहार भी शामिल था, के कृषि निदेशक थे, 20 दिसंबर 1908 को बेतिया पहुंचे और किसानों की शिकायतों की गहन जांच की। हालांकि गौरले की रिपोर्ट सरकार द्वारा कभी प्रकाशित नहीं की गई, क्योंकि इसमें किसानों की तकलीफों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई थी। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड बेकर ने 1909 और 10 में पटना और दार्जिलिंग में नील के प्लांटर्स के साथ बैठकें की। इन बैठकों के बाद नील की कीमत में 12% की वृद्धि की गई और यह भी तय किया गया कि अब किसानों को 3 के बजाय 2 कट्ठा जमीन में नील की खेती करनी होगी। साथ ही प्लांटर्स पर दबाव डाला गया कि वे किसानों को नील के अलावा कोई और क्रॉप उगाने के लिए मजबूर न करें। लेकिन ये रिफॉर्म्स केवल कागजों पर थे और वास्तविकता में किसानों की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। प्लांटर्स की मनमानी जारी रही और किसानों पर अत्याचार बढ़ते गए। हालांकि 1912 में जब बिहार को बंगाल से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया और सर चार्ल्स बेली को बिहार का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, उन्होंने सोनपुर मेले में प्लांटर्स से मुलाकात की। वहां प्लांटर्स ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार और प्लांटर्स के बीच संबंध पूरी तरह से ठीक है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। नील उद्योग के गिरते व्यापार ने प्लांटर्स को और भी निर्दयी और लालची बना दिया। नील की अंतरराष्ट्रीय बाजार में घटती मांग और जर्मनी में सिंथेटिक नील के आविष्कार ने भारतीय नील की कीमतों को प्रभावित किया, लेकिन इसका सीधा असर किसानों पर पड़ा। प्लांटर्स ने अपनी खोई हुई कमाई की भरपाई करने के लिए किसानों से अधिक धन वसूलने की योजना बनाई। उन्होंने किसानों से अत्यधिक बढ़े हुए किराए की मांग की, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ और भी बढ़ गया। प्लांटर्स का अत्याचार सिर्फ फसल या उपज तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने किसानों की जमीनें भी जबरन छीन ली। यह एक बेहद घिनौना तरीका था, जिसमें प्लांटर्स ने किसानों की जमीनों पर कब्जा कर लिया और बाद में उन्हीं जमीनों को ऊंची कीमतों पर वापस देने की शर्तें रखीं। यह पूरी प्रोसेस किसानों को और गरीब बनाने के लिए बनाई गई थी, ताकि वे प्लांटर्स के शिकंजे में हमेशा फंसे रहें। कई बार प्लांटर्स सीधे तौर पर किसानों से उनकी जमीनें छीन लेते और फिर उन्हें भारी किराए पर वापस देने का प्रस्ताव रखते। इसके लिए प्लांटर्स ने अनुबंधों का सहारा लिया, जिनकी शर्तें पूरी तरह से उनके बेनिफिट के लिए होती थीं। किसानों को इन कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता और अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें धमकाया जाता और परेशान किया जाता। अगर किसान इन अनुबंधों को पूरा करने में असमर्थ होते तो उन पर भारी जुर्माने और अतिरिक्त फीस का बोझ डाल दिया जाता। यह सिस्टम इतना क्रूर था कि किसान चाहकर भी खुद को इससे मुक्त नहीं कर सकते थे। इसके अलावा किसानों से अतिरिक्त शुल्क के नाम पर तरह तरह की अवैध वसूली की जाती थी। अगर किसान नील की फसल समय पर नहीं दे पाते या किसी शर्त को पूरा नहीं कर पाते तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाता था। प्लांटर्स यह सुनिश्चित करते थे कि किसान लगातार आर्थिक तंगी में रहे और कभी आत्मनिर्भर न बन सके। इस पूरी प्रोसेस का एकमात्र उद्देश्य यह था कि किसानों को कर्ज में डुबोकर पूरी तरह से गुलाम बना दिया जाए। प्लांटर्स ने यह सुनिश्चित किया कि किसान उनके कंट्रोल में रहें और किसी भी तरह से आर्थिक स्वतंत्रता हासिल न कर पाएं। किसानों के पास 2 ही विकल्प थे, या तो अनुबंधों पर हस्ताक्षर करें और अपनी जमीन और उपज प्लांटर्स के हवाले कर दें, या फिर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक यातनाओं का सामना करें। दोनों ही स्थितियों में किसान पूरी तरह से फंसे हुए थे, बिना किसी कानूनी या सरकारी मदद के। किसान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बार बार पिटीशंस दायर करते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर याचिकाओं को तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया जाता था। सरकार और न्याय व्यवस्था किसानों की स्थिति को गंभीरता से लेने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर देती थी। कई बार तो किसानों के पक्ष में मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए कि उन्हें नील की खेती के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, लेकिन प्लांटर्स ने इन आदेशों की खुलकर अवहेलना की। प्लांटर्स का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वे प्रशासनिक आदेशों को भी नजरअंदाज कर देते थे और किसानों पर अपना नियंत्रण बनाए रखते थे।
प्लांटर्स का यह अत्याचार केवल आर्थिक शोषण तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके पास सामाजिक और राजनीतिक शक्ति भी थी, जिससे वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालते थे। यह एक ऐसा खेल था जिसमें किसानों के पास हार के अलावा कोई विकल्प नहीं था। किसानों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि वे अदालतों में जाकर औपचारिक मुकदमे भी दर्ज कराने में सक्षम नहीं थे। एक तरफ उनकी गरीबी थी और दूसरी तरफ कानूनी ज्ञान और संसाधनों की कमी। न्याय पाने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, क्योंकि प्लांटर्स का नियंत्रण इतना मजबूत था कि वे हर जगह अपना प्रभाव डाल रहे थे। फरवरी 1913 में जब सर चार्ल्स बेली, जो उस समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, चंपारण आए, तो किसानों ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। किसानों को लगा था कि इतने बड़े अधिकारी के सामने उनकी आवाज सुनी जाएगी और उनके मुद्दों का हल निकलेगा। लेकिन जैसा पहले हुआ था, वैसा ही इस बार भी हुआ। किसानों की शिकायतें अनसुनी रह गईं। सर चार्ल्स बेली ने किसानों की बातें तो सुनी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वह केवल आश्वासन देकर चले गए कि वे जांच करेंगे, लेकिन यह जांच कभी पूरी नहीं हुई। प्लांटर्स का अत्याचार और शोषण जारी रहा और किसान एक बार फिर न्याय पाने की उम्मीद खो बैठे। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था और प्लांटर्स का अत्याचार उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। इस परिस्थिति में किसानों के पास केवल एक ही रास्ता था, अपने हालातों को स्वीकार करना या प्रतिरोध करना। लेकिन बिना किसी कानूनी संरक्षण और सरकारी समर्थन के प्रतिरोध का रास्ता भी बहुत मुश्किल था। प्लांटर्स की क्रूरता के आगे किसान बेबस थे और उनकी तकलीफें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। नील की खेती के अत्याचार के खिलाफ जनता की पब्लिक ओपिनियन धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। कई ऐसी ताकतें थीं जो न्याय की मांग कर रही थीं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन की कुछ बैठकों में चंपारण में हो रहे अन्याय की जांच के लिए एक कमेटी के गठन की मांग उठी। 10 अप्रैल 1914 को बांकीपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने कहा, मेरी राय में सरकार को यह गंभीर समस्या नजरअंदाज करने के बजाय इसे हल करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। एक छोटी मिश्रित समिति का गठन करना चाहिए जिसमें योग्य सरकारी और गैर सरकारी सदस्य हों, जो इस मामले की ओपन इंक्वायरी करें और उसकी सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई करें। अन्यथा मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि भविष्य में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। 3 अप्रैल 1915 को छपरा में आयोजित 7वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में श्री नंद किशोर लाल ने भी इसी समस्या पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्लांटर्स और किसानों के बीच के तनावपूर्ण संबंध लंबे समय से चल रहे हैं और यह प्रांत की एक प्रमुख समस्या है। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की एक प्रतिनिधि कमेटी गठित करने की अपील की। इसी बीच जनवरी 1915 में बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, जिन्हें गांधी जी ने बिहार में जनहित के कार्यों की आत्मा कहा था, ने बिहार और उड़ीसा विधान परिषद में नील के किसानों की दयनीय स्थिति पर कई सवाल उठाए। उन्होंने पूछा, क्या सरकार यह बताएगी कि क्या वह चंपारण में प्लांटर्स और किसानों के बीच के विवाद की स्वतंत्र और विस्तृत इंक्वायरी करने का इरादा रखती है ताकि इस मुद्दे का स्थायी समाधान हो सके? सरकार की ओर से मिस्टर मैकफरसन ने जवाब दिया, सेटलमेंट विभाग के अधिकारी उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जहां से ये शिकायतें आई हैं। जमींदारों और किसानों के बीच के संबंधों की विस्तृत जांच की जाएगी। उनके कार्यों से चंपारण की पूरी अग्रेरियन सिचुएशन पर जो प्रकाश डाला जाएगा, वह सरकार को यह तय करने में मदद करेगा कि सभी वर्गों के हितों के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी थी कि इस प्रकार के इवेसिव जवाब से इसे हल नहीं किया जा सकता था। जनता में गुस्सा और असंतोष बढ़ता जा रहा था और यह स्पष्ट था कि अब इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बिहार के चंपारण में किसानों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वे नील के बागान मालिकों के अत्याचार से बुरी तरह परेशान थे और किसी तरह की राहत नहीं मिल रही थी। अलग अलग जगहों से मदद मांगने के बाद आखिरकार उन्हें सही रास्ता मिला और किस्मत ने सही इंसान को उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये इंसान थे महात्मा गांधी, जिनकी बहादुरी से भरी कहानियां पहले ही दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंच चुकी थी। सन 1916 के दिसंबर महीने में लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 31वां सेशन हुआ था, जिसमें पूरे भारत से करीब 2300 डेलीगेट्स आए थे। बिहार से भी कई डेलीगेट्स शामिल हुए थे, क्योंकि इस सेशन में 2 महत्वपूर्ण रेजोल्यूशंस पेश किए जाने थे। एक था पटना यूनिवर्सिटी बिल पर और दूसरा चंपारण के किसानों और नील के बागान मालिकों के बीच के विवाद पर। इन प्रतिनिधियों में एक नाम था श्री राजकुमार शुक्ल का, जो खुद इन अत्याचारों से गुजरे थे और जिन्होंने गांधी जी से मिलने का निश्चय किया था। लखनऊ कांग्रेस के दौरान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलने की कोशिश की और उनसे आग्रह किया कि वे चंपारण आकर किसानों की स्थिति को खुद देखें।
गांधी जी ने कहा, मैं बिना खुद देखे कोई ओपिनियन नहीं दे सकता। आप कांग्रेस में रेजोल्यूशन रखिए, लेकिन मुझे अभी के लिए फ्री छोड़ दीजिए। कांग्रेस के दूसरे दिन बिहार के बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद ने प्रस्ताव रखा। कांग्रेस सरकार से आग्रह करती है कि एक जॉइंट कमेटी बनाई जाए जिसमें ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स दोनों शामिल हों, जो चंपारण के नील किसानों और यूरोपियन बागान मालिकों के बीच के तनाव की जांच करें और समाधान सुझाए। इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। इसके बाद बिहार के डेलीगेट्स ने एक बार फिर गांधी जी से अनुरोध किया कि वे चंपारण आएं। खासकर श्री राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी से मिलने की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, उनसे लगातार निवेदन करते रहे। गांधी जी ने वादा किया कि वे मार्च या अप्रैल में चंपारण का दौरा करेंगे। इसके बाद गांधी जी ने कानपुर की यात्रा की, जहां भी कुछ बिहारी लोग और श्री राजकुमार शुक्ल उनके पीछे गए और चंपारण आने का वादा याद दिलाते रहे। लखनऊ से लौटने के बाद राजकुमार शुक्ल ने 27 फरवरी 1917 को गांधी जी को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, आपने दूसरों की कहानियां सुनी हैं, अब मेरी भी सुनिए। हमारा दुख आपकी साउथ अफ्रीका की कहानी से कम नहीं है। हमारी 19 लाख आत्माएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जब आप चंपारण आएंगे तो जैसे भगवान रामचंद्र ने अहिल्या का उद्धार किया, वैसे ही हमारा भी उद्धार होगा। गांधी जी ने जवाब दिया कि वे 7 मार्च को कोलकाता में होंगे और वहां श्री राजकुमार शुक्ल से मिलने का समय तय किया। पर पोस्ट ऑफिस की गलती से यह लेटर समय पर शुक्ल जी तक नहीं पहुंचा और वे कोलकाता पहुंचने पर जान पाए कि गांधी जी दिल्ली जा चुके हैं। इसके बाद भी शुक्ल जी ने हार नहीं मानी और गांधी जी से लगातार कॉरेस्पॉन्डेंस करते रहे। 16 मार्च को गांधी जी ने फिर लिखा कि वे जल्द ही चंपारण आएंगे। अंततः 3 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने श्री राजकुमार शुक्ल को एक टेलीग्राम भेजकर बताया कि वे कोलकाता जा रहे हैं और वहां भूपेंद्र नाथ बसु के घर पर उनसे मिल सकते हैं। यह खबर पाकर शुक्ल जी तुरंत कोलकाता पहुंचे और गांधी जी से मिले। महात्मा गांधी और श्री राजकुमार शुक्ल, जो एक साधारण लेकिन दृढ़ किसान नेता थे, 9 अप्रैल 1917 को कोलकाता से यात्रा शुरू करते हैं और अगले दिन सुबह पटना पहुंचते हैं। श्री शुक्ल गांधी जी को सीधे श्री राजेंद्र प्रसाद के घर ले जाते हैं। उस समय श्री राजेंद्र प्रसाद पुरी गए हुए थे और उनके पटना वाले घर में बस 1-2 नौकर थे जो गांधी जी को पहचान नहीं पाए। उन्होंने गांधी जी के साथ एक साधारण मेहमान जैसा व्यवहार किया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यह मेरे लिए न तो आश्चर्य की बात थी और न ही इससे मुझे कोई परेशानी हुई, क्योंकि मैं ऐसे अनुभवों का आदी था। इसी दौरान श्री मजहरुल हक, जो गांधी जी को लंदन के समय से जानते थे और जिनसे गांधी जी का फिर से मिलना 1915 में बॉम्बे के कांग्रेस सेशन में हुआ था, जब वे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, गांधी जी को अपने घर आने का निमंत्रण देते हैं। गांधी जी यह निमंत्रण खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे उन्हें अगले अवेलेबल ट्रेन से उनके गंतव्य की ओर भेज दें। उस समय के माननीय बाबू कृष्ण सहाय भी गांधी जी से श्री मजहरुल हक के घर पर मिलते हैं। उसी शाम गांधी जी और शुक्ल जी ट्रेन से मुजफ्फरपुर के लिए निकलते हैं और रात 10 बजे वहां पहुंचते हैं। गांधी जी ने पहले से ही मुजफ्फरपुर में अपनी यात्रा की सूचना टेलीग्राम द्वारा भेज दी थी। वहां जीबी कॉलेज के प्रोफेसर जेबी कृपलानी, जो कॉलेज में पढ़ाते थे, गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर छात्रों और अन्य लोगों के साथ स्वागत करने आते हैं। स्टेशन पर लोगों ने गांधी जी का स्वागत किया, उनका आरती उतारा और छात्रों ने उन्हें एक बंद कैरेज में बिठा लिया। गांधी जी को यह नहीं पता था कि कैरेज को छात्र खींच रहे थे। जब उन्हें बाद में इसका पता चला तो उन्होंने हंसते हुए कहा, लड़कों ने मुझे चालाकी से बेवकूफ बना दिया। अगले दिन सुबह कुछ स्थानीय वकील गांधी जी से मिलने आते हैं। उनमें से एक थे श्री रामनवमी प्रसाद, जिनकी गंभीरता गांधी जी को बहुत पसंद आई। उनके अनुरोध पर गांधी जी प्रसिद्ध वकील गया बाबू के घर गए। कुछ समय बाद बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद दरभंगा से मुजफ्फरपुर आए और श्री राजेंद्र प्रसाद भी पुरी से लौट आए। इस बार ब्रजकिशोर बाबू की सादगी, विनम्रता और भलमनसाहत ने गांधी जी को प्रभावित किया और गांधी जी ने महसूस किया कि वे इन दोस्तों के एक स्नेही समूह से जीवन भर के लिए जुड़ गए हैं। ब्रजकिशोर बाबू और उनके साथी गांधी जी को उनके काम में हर संभव मदद करने का वादा करते हैं। गांधी जी का बिहार आने का मुख्य उद्देश्य चंपारण के किसानों की स्थिति को समझना और नील के बागान मालिकों के खिलाफ उनकी शिकायतों की जांच करना था। पहले तो गांधी जी ने सोचा था कि यह काम उन्हें बस 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन मुजफ्फरपुर के वकील दोस्तों से बातचीत करने के बाद उन्हें लगा कि यह काम 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि उन्हें हजारों किसानों से मिलना होगा। गांधी जी ने वकील दोस्तों से कहा, मुझे क्लेरिकल सहायता चाहिए और अनुवाद में भी मदद चाहिए। हो सकता है कि हमें जेल का सामना करना पड़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस जोखिम को केवल तभी लें जब आप खुद को इसके लिए तैयार महसूस करें।
उन्होंने आगे कहा, आपका अपने पेशे को छोड़कर क्लर्क का काम करना और अनिश्चित समय तक मेरी मदद करना कोई छोटा काम नहीं है। मुझे स्थानीय हिंदी डायलेक्ट समझने में मुश्किल होती है और मैं काठी या उर्दू में लिखे दस्तावेजों को पढ़ नहीं पाऊंगा। आपको उन्हें मेरे लिए ट्रांसलेट करना होगा। हम इस काम के लिए भुगतान नहीं कर सकते। यह सब प्रेम और सेवा की भावना से किया जाना चाहिए। वकीलों ने गांधी जी को आश्वासन दिया कि वे जो कुछ भी उनसे कहा जाएगा वह करने के लिए तैयार हैं। जेल जाने का विचार उनके लिए नया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इसे समझने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी जब चंपारण की स्थिति की जांच करने के लिए आए तो सबसे पहले उन्होंने तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर और प्लांटर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलने का सोचा, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ने गांधी जी के इरादों को गलत समझा और उनकी मंशा को गलत तरीके से लिया। 11 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने प्लांटर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी मिस्टर जे.एम. विल्सन से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि वे वहां क्यों आए हैं। गांधी जी ने उनसे अपने काम में सहयोग मांगा। विल्सन ने जवाब में कहा कि वो एसोसिएशन की तरफ से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो संभव होगा वह मदद करेंगे। 12 अप्रैल को गांधी जी ने तिरहुत के कमिश्नर मिस्टर एल.एफ. मोरशेड को अपनी उपस्थिति की सूचना दी। उसी दिन जे.एम. विल्सन ने गांधी जी को सूचित किया कि किसी जांच की जरूरत नहीं है और उन्होंने कहा कि गांधी जी एक बाहरी व्यक्ति हैं जिनका बागान मालिकों और किसानों के बीच कोई काम नहीं है। गांधी जी ने शांति से जवाब दिया कि वो खुद को बाहरी व्यक्ति नहीं मानते और अगर किसान चाहते हैं तो उन्हें उनकी स्थिति की जांच करने का पूरा अधिकार है। 13 अप्रैल को जब गांधी जी कमिश्नर से मिलने गए तो कमिश्नर ने उन्हें धमकाने की कोशिश की और पूछा कि उन्हें यहां किसने बुलाया है और तुरंत तिरहुत छोड़ने के लिए कहा। गांधी जी ने जवाब दिया कि वो बिहार के लोगों के निमंत्रण पर आए हैं ताकि चंपारण की स्थिति को समझ सके। गांधी जी ने अपने सत्य की खोज के दृढ़ संकल्प को बनाए रखा और प्लांटर्स एसोसिएशन की कठोरता ने उनके अंदर यह विश्वास और गहरा कर दिया कि उन्होंने जो सुना है उसमें सच्चाई है। साथ ही उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें सरकार से भी अड़चनें मिलेंगी। गांधी जी को लगने लगा कि उन्हें उम्मीद से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है और अगर गिरफ्तारी होनी है तो यह मोतिहारी या बेतिया में होनी चाहिए ताकि वह जगह जहां लोग सबसे ज्यादा दुख झेल रहे हैं वहीं पर उनकी गिरफ्तारी हो। मुजफ्फरपुर में गांधी जी के पहुंचने की खबर सुनकर कई चंपारण के किसान उनसे मिलने आए और अपनी परेशानियों की दिल दहला देने वाली कहानियां सुनाई। गांधी जी ने वहां जो दस्तावेज मिले उनकी भी जांच की। इससे उनकी इच्छा और बढ़ गई कि वे बिना देर किए मोतिहारी जाएं। मुजफ्फरपुर में अपने कुछ दिनों के दौरान उन्होंने आसपास के गांवों का दौरा किया और वहां के लोगों से, चाहे वे पुरुष हों, महिलाएं या बच्चे, खुलकर बातचीत की। 14 अप्रैल की शाम को जब वे एक गांव से लौट रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि भारत में असली स्वराज तब तक नहीं आ सकता जब तक इन गरीब ग्रामीणों की हालत नहीं सुधारी जाती। उस रात गांधी जी के साथ मुजफ्फरपुर में मौजूद लोग उनसे बेहद प्रेरित हुए जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने संघर्ष की कहानियां साझा की। गांधी जी ने बताया कि कैसे वहां एक व्यक्ति को जेल होती थी तो दूसरा उसकी जगह ले लेता था और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता था। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि यहां भी ऐसा ही काम हो। मुझे पता है कि ये लोग, बागान मालिक और सरकारी अधिकारी, मेरे खिलाफ सख्ती से पेश आएंगे और मेरी गिरफ्तारी का वारंट कभी भी आ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जल्द से जल्द चंपारण पहुंचूं। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी बाबू धरणीधर और बाबू रामनवमी प्रसाद के साथ दोपहर की ट्रेन से मोतिहारी के लिए रवाना हुए। उन्हें पहले से अंदेशा था कि सरकार उन पर गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगी, इसलिए उन्होंने केवल जरूरी सामान साथ रखा और बाकी सामान एक ट्रंक में अलग कर दिया। गांधी जी का जीवन पहले से ही सादगीपूर्ण था, चाहे वह भोजन हो, पहनावा हो या अन्य आदतें। जब ट्रेन मोतिहारी दोपहर 3 बजे पहुंची तो गांधी जी को सीधे स्थानीय वकील बाबू गोरख प्रसाद के घर ले जाया गया, जिसे गांधी जी ने एक कारवां सराय कहा। अगले दिन 16 अप्रैल की सुबह 9 बजे गांधी जी अपने 2 अनुवादकों बाबू धरणीधर और बाबू रामनवमी प्रसाद के साथ हाथी पर चढ़कर जासौलीपट्टी गांव के लिए रवाना हुए, बिना इस बात की परवाह किए कि उस समय बैसाख के महीने में भीषण गर्मी थी। उनके दिल में किसानों की दुर्दशा को देखकर उन्हें राहत देने की जलन थी, जिसके सामने सूरज की गर्मी और धूल कुछ भी नहीं थी। दोपहर तक उन्होंने 9 मील का सफर तय कर लिया और चंद्रहिया नामक गांव पहुंचे, जो मोतिहारी की फैक्ट्री को अनाज देता था। वहीं गांधी जी एक ग्रामीण से बात कर रहे थे जब एक सादे कपड़ों में पुलिस सब इंस्पेक्टर साइकिल पर आ पहुंचा। उसने गांधी जी को बताया कि कलेक्टर साहब ने उन्हें सलाम भेजा है। गांधी जी ने सब इंस्पेक्टर से एक सवारी का इंतजाम करने के लिए कहा और अपने साथियों से बोले, मैं उम्मीद कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा। आप इसकी परवाह मत कीजिए, आप जासौलीपट्टी जाइए और वहां का काम कीजिए। जरूरत पड़ी तो वहीं रात बिता लेना।
गांधी जी को बैलगाड़ी में बिठाया गया और मोतिहारी के लिए रवाना कर दिया गया, जबकि उनके साथी जासौली पट्टी चले गए। रास्ते में सब इंस्पेक्टर के कहने पर गांधी जी बैलगाड़ी छोड़कर एक एक्का में सवार हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तांगे में आ पहुंचे और गांधी जी को उसमें बैठा लिया। आगे जाकर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने गांधी जी को 16 अप्रैल 1917 का नोटिस दिखाया, जिसे गांधी जी ने चुपचाप पढ़ा। इस नोटिस में चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर W.B. हैकॉक ने गांधी जी से कहा कि उनकी उपस्थिति जिले में शांति भंग कर सकती है और गंभीर गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए गांधी जी को जिले को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया गया। इस नोटिस में चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर W.B. हैकॉक ने गांधी जी से कहा कि उनकी उपस्थिति जिले में शांति भंग कर सकती है और गंभीर गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए गांधी जी को जिले को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया गया। गांधी जी ने इस आदेश का जवाब उसी दिन दिया और लिखा, मुझे खेद है कि आपको यह आदेश जारी करना पड़ा और मुझे अफसोस है कि कमिश्नर ने मेरी स्थिति को पूरी तरह गलत समझा है। मैं जिले को छोड़ने में असमर्थ हूं, लेकिन अगर अधिकारियों को ऐसा उचित लगे तो मैं अवज्ञा के दंड को सहन करने के लिए तैयार हूं। गांधी जी ने अपनी गिरफ्तारी की सूचना पंडित मदन मोहन मालवीय, H.S. पोलक, श्री राजेंद्र प्रसाद और कुछ अन्य प्रमुख व्यक्तियों को तार के माध्यम से दी और रेवरेंड C.F. एंड्रयूज को तुरंत आने के लिए कहा। गांधी जी ने पूरी रात जागकर पत्र लिखे और बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अपने साथी बाबू धरणीधर और बाबू रामनवमी प्रसाद को अपने गिरफ्तारी के बाद की योजना भी सौंपी, ताकि उनके काम को जारी रखा जा सके। गांधी जी पर नोटिस और समन की खबर जंगल में आग की तरह फैली और 17 अप्रैल 1917 को मोतिहारी में किसानों का एक विशाल क्राउड इकट्ठा हो गया। इस दिन किसानों के बयान रिकॉर्ड किए जाने का काम शुरू हुआ। महात्मा गांधी के साथियों ने भीड़ को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी उनकी मदद ले रहे थे। गांधी जी ने साफ तौर पर अधिकारियों को बता दिया था कि उनका उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि वे सरकार के ऑर्डर्स का सिविल रेजिस्टेंस करने आए हैं। गांधी जी के शब्दों में यह उनके लिए यह साफ इशारा था कि उनकी अथॉरिटी अब कमजोर हो चुकी है। लोग अब पनिशमेंट के डर से मुक्त हो चुके थे और उनके नए मित्र गांधी जी के प्रेम के प्रभाव में आकर काम कर रहे थे। हजारों किसानों को गांधी जी के प्रेम ने प्रभावित किया और यह मॉरल फोर्स की एक अद्भुत जीत थी। गांधी जी ने इसे चमत्कार माना और कहा, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि सच है कि इस जनसभा में मैं अहिंसा, सत्य और ईश्वर से रूबरू था। गांधी जी ने इस बात का खास ध्यान रखा कि उनका यह ह्यूमैनिटेरियन काम किसी भी तरह से कांग्रेस के नाम से जुड़ा न हो, क्योंकि कांग्रेस का नाम तब चंपारण के आम लोगों के लिए लगभग अनजाना था और गवर्नमेंट तथा बागान मालिक दोनों इसे गलत समझते थे। गांधी जी का मानना था कि हमें नाम नहीं, काम चाहिए, हमें वास्तविकता चाहिए, न कि छवि। उन्होंने कहा, कांग्रेस का नाम सरकार के लिए दुश्मन जैसा था। 17 अप्रैल को जब किसानों के बयान रिकॉर्ड किए जा रहे थे, तब गांधी जी को पूरे भारत से टेलीग्राम्स आने लगे। मिस्टर पोलाक ने सूचना दी कि वे उसी शाम पटना पहुंचेंगे। श्री मजहरुल हक ने भी आने की इच्छा जताई, लेकिन गांधी जी ने उन्हें जवाब दिया कि उनकी उपस्थिति उनके जेल जाने के बाद जरूरी होगी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी कहा कि वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का काम छोड़कर आ सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने उन्हें बताया कि फिलहाल उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। 17 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने मोतिहारी के आसपास के विलेजेस का दौरा करने का सोचा। जब शाम तक उन्हें कोई समन नहीं मिला, तो उन्होंने मोतिहारी के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिस्टर W.H. हैकॉक को एक लेटर लिखा। चूंकि मुझे समन की कोई सूचना नहीं मिली है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अगर कल कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कोई समन नहीं आता, तो मैं सुबह 3 बजे शिरमपुर और आसपास के विलेजेस की यात्रा करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अगर उनके साथ आना चाहे तो उनका स्वागत है। मैजिस्ट्रेट ने तुरंत जवाब में बताया कि गांधी जी पर आईपीसी की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और उन्हें मोतिहारी नहीं छोड़ना चाहिए। गांधी जी ने जवाब दिया, मैं खुशी खुशी मोतिहारी में रुकूंगा और समन का इंतजार करूंगा। बहुत जल्द उन्हें समन मिल गया, जिसमें उन्हें 18 अप्रैल 1917 को दोपहर 12 बजे सब डिविजनल ऑफिसर के सामने पेश होने के लिए कहा गया। विलेजेस का दौरा रद्द कर दिया गया और गांधी जी ने अपने साथियों के साथ फ्यूचर की योजनाओं पर डिस्कशन की। उन्होंने पूछा, मेरे जेल जाने के बाद आप क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं था। बाबू धरणीधर ने कहा, मैं आपका काम जारी रखूंगा और अगर मुझ पर भी धारा 144 के तहत नोटिस दिया गया तो मैं अपना स्थान किसी और को देकर डिस्ट्रिक्ट छोड़ दूंगा। जवाब संतोषजनक नहीं था और गांधी जी के साथी पूरी रात इस पर विचार करते रहे। दूसरी तरफ गांधी जी ने रात भर जागकर कोर्ट में पढ़ने के लिए अपना स्टेटमेंट तैयार किया।
उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी और तिरहुत के कमिश्नर को भी लेटर्स लिखे, जिसमें किसानों की प्रॉब्लम्स और उनके समाधान का सुझाव दिया। 18 अप्रैल की दोपहर 12 बजे गांधी जी बाबू धरणीधर और बाबू रामनवमी प्रसाद के साथ कैरेज में बैठकर कोर्ट की ओर रवाना हुए। रास्ते में बाबू धरणीधर ने गांधी जी को बताया कि उन्होंने और बाबू रामनवमी प्रसाद ने यह निर्णय लिया है कि वे भी गांधी जी के साथ जेल जाएंगे, चाहे बाकी लोग ऐसा करें या न करें। गांधी जी इससे बहुत प्लीज्ड हुए और कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि हम सक्सीड होंगे। यह दिन 18 अप्रैल 1917 सिर्फ चंपारण ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास में एक मेमोरेबल दिन बन गया। यह वह दिन था जब महात्मा गांधी बिहार के गरीब और पीड़ित लोगों के लिए जेल जाने की तैयारी कर रहे थे और इस दिन भारत ने पहली बार सत्याग्रह का असली लेसन सीखा। कोर्ट में गांधी जी ने अपने खिलाफ लगाए गए चार्जेस को एक्सेप्ट किया और कहा कि वह ऑर्डर का पालन न करके अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। गांधी जी का यह साहसिक और सच्चा बयान सुनकर मैजिस्ट्रेट और गवर्नमेंट प्लीडर हैरान रह गए। मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आदेश 18 अप्रैल को दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा और इस बीच गांधी जी को 100 रुपए की बेल पर रिहा कर दिया जाएगा। जब गांधी जी ने कहा कि उनके पास कोई बेलर नहीं है तो मैजिस्ट्रेट ने उन्हें पर्सनल रिकॉग्नाइजेंस पर रिहा कर दिया। शाम को पटना से श्री राजेंद्र प्रसाद, मिस्टर पोलाक, श्री मजहरुल हक, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा और बाबू शंभू शरण मोतिहारी पहुंचे। रात में उन्होंने डिस्कशन की कि गांधी जी के जेल जाने के बाद किस तरह काम जारी रखा जाए। उन्होंने एक डेफिनेट प्लान बनाया कि अगर बाबू धरणीधर और बाबू रामनवमी प्रसाद को भी अरेस्ट किया जाए तो श्री राजेंद्र प्रसाद और श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा काम को संभालेंगे। इस प्रकार गांधी जी की चंपारण यात्रा ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई लाइट और डायरेक्शन दिखाई और सत्याग्रह का यह एग्जाम्पल आगे चलकर पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन बना। 19 अप्रैल 1917 से सैकड़ों किसान अलग अलग समूहों में मोतिहारी पहुंचने लगे। महात्मा गांधी के सहायकों ने उनके बयान रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। पहले उनकी केयरफुली जांच की जाती और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद बयान लिखे जाते। महात्मा गांधी खुद भी कुछ किसानों के बयान रिकॉर्ड करते और ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनते। इस दौरान एक पुलिस सब इंस्पेक्टर वहां मौजूद रहता और सब कुछ नोट करता। जैसे जैसे काम बढ़ता गया और जांच लंबी चलने की उम्मीद थी, एक घर किराए पर लेने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन बाबू रामदयाल प्रसाद, जो वहां के प्रसिद्ध साहू परिवार के युवा और उत्साही सदस्य थे, ने गांधी जी और उनके साथियों के लिए एक घर का इंतजाम कर दिया, जहां सभी उसी रात शिफ्ट हो गए। साहू परिवार ने महात्मा गांधी और उनके साथियों की चंपारण में रहने के दौरान हर संभव मदद की। उसी दिन श्री हसन इमाम, डॉ एस सिन्हा और माननीय राय कृष्ण सहाय बहादुर को चंपारण बुलाने के लिए टेलीग्राम भेजे गए। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद दरभंगा से लौट आए और उसी दिन C.F. एंड्रयूज, जो एक सच्चे मिशनरी थे और मानवता के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे, चंपारण पहुंचे। उन्होंने 20 अप्रैल को कलेक्टर मिस्टर हैकॉक से मुलाकात की और सुना कि सरकार गांधी जी के खिलाफ केस वापस लेने वाली है और अधिकारी उनकी जांच में सहयोग करेंगे। हालांकि बाकी लोग इस खबर से अनजान थे और किसानों के बयान रिकॉर्ड करने का काम सुबह 6:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक जारी रहा। 21 अप्रैल की सुबह 7 बजे मजिस्ट्रेट मिस्टर हैकॉक ने महात्मा गांधी को एक संदेश भेजा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके खिलाफ केस वापस लेने का आदेश दिया है। कलेक्टर ने उन्हें लिखा कि वे आजाद हैं अपनी जांच करने के लिए और अधिकारियों से जो भी मदद चाहिए वे उस पर भरोसा कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने इस पर टिप्पणी की, देश ने इस तरह अपना पहला सिविल नाफरमानी का सबक सीखा। 21 अप्रैल को भी किसानों के बयान दर्ज होते रहे और उस दिन ड्यूटी पर तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर को वहां से हटा लिया गया। उसी दोपहर माननीय राय बहादुर कृष्ण सहाय और श्री एस सिन्हा पटना से मोतिहारी पहुंचे और कुछ समय के लिए गांधी जी से बातचीत की। श्री हसन इमाम खुद नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने 1000 रुपए की मदद भेजी। C.F. एंड्रयूज को कुछ दिनों बाद फिजी के लिए सेल करना था, लेकिन महात्मा गांधी के सहकर्मियों ने उनसे चंपारण में रहने का आग्रह किया ताकि उनकी उपस्थिति से मदद मिल सके। जब महात्मा गांधी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एंड्रयूज को नहीं रुकना चाहिए, खासकर इसलिए कि लोग जोर दे रहे थे। गांधी जी ने कहा, आप डर के कारण एंड्रयूज को रुकने के लिए कह रहे हैं। आपको लगता है कि लड़ाई यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ है और एंड्रयूज एक अंग्रेज हैं, तो वे सुरक्षा कवच बन सकते हैं। आपको इस डर से बाहर निकलना होगा और खुद अपने बल पर खड़ा होना सीखना होगा, चाहे वह अंग्रेज कोई भी क्यों ना हो। गांधी जी ने कहा, मैंने सोचा था कि एंड्रयूज रुक सकते हैं, लेकिन अब जब मैं आपके मन को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि एंड्रयूज का यहां रहना इस काम के लिए अच्छा नहीं होगा। और एंड्रयूज वास्तव में अगली ट्रेन से वहां से चले गए।
गांधी जी के इस सच्चे और निडर दृष्टिकोण ने उनके साथियों पर गहरा प्रभाव डाला। राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, डर और असत्य को जीतना एक महान कार्य की विजय के लिए आवश्यक शर्त है। गांधी जी का उद्देश्य स्पष्ट था कि किसी भी परिस्थिति में सत्य और निर्भीकता को बनाए रखा जाए। गांधी जी का सख्त नियम था कि कोई भी घटना प्रेस में एजिटेशन का रूप न ले। उन्होंने अखबारों के संपादकों को लिखा कि कोई भी रिपोर्टर न भेजें और वे खुद ही जरूरत पड़ने पर जानकारी भेजेंगे। उन्होंने कहा, चंपारण की स्थिति इतनी नाजुक और जटिल थी कि ज्यादा आलोचना या अतिरंजित रिपोर्ट्स हमारे काम को नुकसान पहुंचा सकती थीं। 22 अप्रैल 1917 की दोपहर गांधी जी तीसरी क्लास में यात्रा करते हुए बेतिया के लिए रवाना हुए। रास्ते में हर स्टेशन पर लोगों ने उनका स्वागत किया। शाम 5 बजे जब वे बेतिया पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोग वहां उनका जयकारा लगाते हुए स्वागत कर रहे थे। रेलवे स्टेशन से वे बाबू हजरिमल के धर्मशाला गए और सड़कों के दोनों ओर खड़े हजारों पुरुष और महिलाएं उनके चेहरे पर उम्मीद और आस्था के चिन्ह लिए गांधी जी को देखने आए थे। गांधी जी ने बेतिया में रहते हुए किसानों के बयान रिकॉर्ड करने का काम जारी रखा। उस दौरान बेतिया के कलेक्टर मिस्टर हेयकॉक ने गांधी जी की यात्रा की जानकारी बेतिया के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और बेतिया राज के मैनेजर को दी। गांधी जी ने 23 अप्रैल को उनसे मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वे किसी भी तरह की अराजकता के संकेत पर तुरंत जिला छोड़ देंगे। मोतिहारी में किसानों के बयान रिकॉर्ड करने का काम जारी रहा और रोज रात को ये बयान गांधी जी तक एक मैसेंजर द्वारा भेजे जाते थे। बेतिया में भी किसानों के बयान रिकॉर्ड किए जाने लगे। बड़ी संख्या में किसान स्वेच्छा से अपने बयान देने आए। एक सीआईडी ऑफिसर हमेशा मौजूद रहता, लेकिन गांधी जी को इससे कोई परेशानी नहीं थी। गांधी जी ने लिखा, सीआईडी का भय किसानों के मन से निकल गया और उनकी उपस्थिति से एग्जैजरेशन पर नियंत्रण रहा। गांधी जी का उद्देश्य बागान मालिकों को नाराज करना नहीं था, बल्कि उन्हें समझाना था। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन से भी मुलाकात की और कुछ बागान मालिकों से बात की। इनमें से कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, कुछ इंडिफरेंट थे और कुछ ने शिष्टाचार दिखाया। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि उनकी इंक्वायरी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट थी और पुलिस व प्लांटर्स के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। इसके बाद गांधी जी बेलवा फैक्ट्री गए, जहां उन्होंने वहां के मैनेजर मिस्टर स्टिल से मुलाकात की। रात वहीं बिताने के बाद गांधी जी अगले दिन सुबह बेतिया लौट आए। उन्होंने फिर से मिस्टर लुइस और मिस्टर विट्टी से मुलाकात की। हालांकि प्लांटर्स गांधी जी की गतिविधियों को लेकर अनईजी महसूस करने लगे। मिस्टर लुइस ने एक रिपोर्ट तैयार की और उसे गांधी जी के पास भेजा। गांधी जी ने उसी रात रिपोर्ट वापस भेज दी और लिखा, मैं आपके पत्र के लिए आभारी हूं। यह हमारे बीच हुई बातचीत का निष्पक्ष सारांश है। गांधी जी ने लिखा कि वे लोकल अथॉरिटीज की मदद से किसानों की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, किसानों को राहत मुझसे या किसी और से नहीं, बल्कि बागान मालिकों और सरकार से मिलेगी। इसी बीच 28 अप्रैल से गांधी जी के साथियों ने यह चर्चा शुरू कर दी कि अगर उन्हें वहां से हटा दिया जाए और दस्तावेज नष्ट कर दिए जाएं तो क्या किया जाए। कुछ ने सुझाव दिया कि सभी दस्तावेजों की कॉपीज बनाई जाएं और अलग अलग जगहों पर भेजी जाएं ताकि सरकारी हस्तक्षेप से बाधा न आए। हालांकि गांधी जी को विश्वास था कि सरकार इतनी नासमझी से काम नहीं करेगी कि सबूत नष्ट कर दे। 30 अप्रैल को गांधी जी साठी फैक्ट्री गए और वहां के मैनेजर मिस्टर सी स्टिल और परसा फैक्ट्री के मैनेजर मिस्टर गॉर्डन कैनिंग से मिले। बातचीत के बाद गांधी जी इवनिंग ट्रेन से बेतिया लौट आए। 1 मई को गांधी जी बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ मोतिहारी गए और 2 मई को प्लांटर्स की एक बैठक में शामिल हुए। इसके बाद 3 मई को उन्होंने जिला मैजिस्ट्रेट मिस्टर हेयकॉक से मुलाकात की और फिर बेतिया लौट आए। इस बीच बिहार के विभिन्न हिस्सों से वॉलंटियर्स गांधी जी के साथ काम करने के लिए आए। 5 मई को बाबू परमेश्वर प्रसाद, जो पटना से बैरिस्टर थे, बेतिया आए और कुछ दिन वहीं रुके। राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, गांधी जी के आने के बाद किसानों में एक नई उम्मीद जागी और वे बड़ी संख्या में अपने बयान देने आने लगे। सरकारी अधिकारियों ने गांधी जी की जांच के बारे में बायस्ड रिपोर्ट्स भेजी और बागान मालिकों ने सरकार से इस इंक्वायरी को रोकने की मांग की। बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी मिस्टर HI कॉक्स ने लिखा कि गांधी जी की यात्रा एक एजिटेशन बनती जा रही है और इसका उद्देश्य किसानों और मजदूरों को बागान मालिकों के खिलाफ भड़काना हो सकता है। इसके बावजूद गांधी जी अपने मिशन पर डटे रहे और चंपारण के किसानों को एक नई दिशा दिखाने लगे। महात्मा गांधी का मिशन था चंपारण के गरीब किसानों पर हो रहे अत्याचारों को खत्म करना। यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन, जो मुजफ्फरपुर में सक्रिय थी, ने भारत सरकार को पत्र लिखकर गांधी जी की इंक्वायरी को रोकने की मांग की।
इस पर बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने 6 मई 1917 को गांधी जी को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि श्री डब्ल्यू मॉड, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य और उपाध्यक्ष थे, 10 मई को पटना में उनसे मिलने वाले हैं। गांधी जी 9 मई को बेतिया से पटना के लिए रवाना हुए और वहां श्री मजहरुल हक के घर पर रुके। मॉड ने 9 मई को मिस्टर हेयकॉक, मिस्टर लुइस और मिस्टर विट्टी से मुलाकात की। 10 मई को गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें मॉड ने जोर दिया कि गांधी जी के वकील साथी चंपारण से हट जाएं। गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके साथी एंटी गवर्नमेंट नहीं हैं और कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उनके हटने की मांग को अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने कहा कि वह अपनी जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन इंक्वायरी रोकी नहीं जा सकती, केवल इसकी मेथड बदली जा सकती है। गांधी जी ने 13 मई को बेतिया से बिहार और उड़ीसा सरकार के चीफ सेक्रेटरी को अपनी रिपोर्ट भेजी। उन्होंने लिखा, माननीय मॉड के सुझाव के अनुसार मैं अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूं, जो मेरी इंक्वायरी के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों पर आधारित है। गांधी जी ने यह स्पष्ट किया कि वे अपने वकील साथियों की मदद बिना किसी ठोस आरोप के वापस नहीं ले सकते। उन्होंने कहा, अगर किसी तरह का खतरा है तो वह उन कॉजेज में है जिन्होंने बागान मालिकों और किसानों के बीच टेंशन पैदा किया है। अगर इन कॉजेज को हटाया जाए तो कोई खतरा नहीं रहेगा। गांधी जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने लगभग 4000 किसानों के बयान रिकॉर्ड किए हैं, कई विलेजेस का दौरा किया और कई कोर्ट के फैसलों का अध्ययन किया। उनकी इंक्वायरी ने 2 प्रकार की फैक्ट्रीज की पहचान की। वे फैक्ट्रीज जिन्होंने कभी नील की खेती नहीं की, वे फैक्ट्रीज जिन्होंने नील की खेती की। जिन फैक्ट्रीज ने नील की खेती नहीं की, उन्होंने किसानों से अबवाब्स वसूला, जो उनके रेंट के बराबर या उससे भी ज्यादा था। यह वसूली इलीगल मानी गई थी, लेकिन यह पूरी तरह से बंद नहीं हुई। दूसरी ओर नील की खेती करने वाली फैक्ट्रीज ने किसानों से तिंकठिया या खुस्की पद्धति के तहत नील उगवाया। तिंकठिया प्रणाली सबसे ज्यादा प्रेवेलेंट थी और इसने किसानों पर सबसे अधिक अत्याचार किया। गांधी जी ने बताया कि तिंकठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी जमीन का 1/3 हिस्सा लैंडलॉर्ड की मर्जी के मुताबिक फसल उगाने के लिए देना पड़ता था। इसका कोई लीगल आधार नहीं था और किसानों ने हमेशा इसका विरोध किया, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया। गांधी जी ने कहा कि जब सिंथेटिक इंडिगो का उपयोग बढ़ने से लोकल इंडिगो का मूल्य गिरा, तो प्लांटर्स ने किसानों पर नुकसान डालने का तरीका निकाला। उनसे तवान नामक हर्जाना वसूला गया, जिसमें उन्हें प्रति बीघा 100 रुपये तक का भुगतान करना पड़ा। जो किसान कैश नहीं दे सके, उनसे 12% ब्याज पर बॉन्ड्स और मॉर्गेज नोट्स पर हस्ताक्षर करवाए गए। गांधी जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तिंकठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी बेस्ट लैंड बागान मालिक की फसल के लिए देनी पड़ती थी। कई बार उनके घर के सामने की जमीन तक का उपयोग किया जाता था। उन्हें अपना बेस्ट टाइम और एनर्जी इसमें लगानी पड़ती थी, जिससे उनके पास अपनी फसल उगाने का टाइम नहीं बचता था। किसानों के प्लाउज को फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जबरदस्ती रखा जाता था, जिससे वे अपने खेतों की जुताई नहीं कर पाते थे। गांधी जी ने बताया कि कई फैक्ट्रीज ने किसानों पर हेवी इलीगल फाइन्स लगाए और उनके कैटल को जब्त किया। गांधी जी ने कहा कि प्लांटर्स ने लॉ को अपने हाथ में लिया और किसानों के खिलाफ फिजिकल फोर्स का भी उपयोग किया। गांधी जी ने यह भी कहा कि सरकार का प्रोटेक्शन किसानों के लिए इनसफिशिएंट और बहुत स्लो रहा है। उन्होंने कहा कि सेटलमेंट ऑफिसर की रिपोर्ट का इंतजार करना किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है और इमीडिएट रिलीफ की आवश्यकता है। गांधी जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यह सवाल नहीं उठ सकता कि तवान और शरहबेशी साटस और अबवाब्स वसूले गए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह तर्क नहीं दिया जाएगा कि किसान कानून के माध्यम से पूरी तरह सुरक्षित हैं। जहां अत्याचार व्यापक हो, वहां कोर्ट्स पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे सकते। प्रशासनिक प्रोटेक्शन एक अनिवार्य आवश्यकता है। गांधी जी की इस रिपोर्ट ने चंपारण के किसानों की वास्तविक स्थिति को गवर्नमेंट के सामने रख दिया और इसका हल निकालने के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी तय की। महात्मा गांधी का उद्देश्य था चंपारण के किसानों को उनके हक दिलाना और अत्याचारों को खत्म करना। उन्होंने 2 तरह के अन्याय की पहचान की, एक वह जो पहले हो चुका था और दूसरा वह जो अब भी जारी था। गांधी जी का मानना था कि जारी अन्याय को तुरंत रोका जाना चाहिए, जबकि पुराने अन्याय जैसे तवान और अबवाब्स के मामले में छोटी सी जांच होनी चाहिए। किसानों को यह बताया जाना चाहिए कि वे इन करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है और अगर उनसे ऐसा करने की कोशिश की जाती है तो सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी। गांधी जी ने यह भी कहा कि किसानों को किसी भी तरह की पर्सनल सर्विस अपने जमींदारों को देने की आवश्यकता नहीं है और वे अपनी सेवाओं को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा उन्हें किसी भी फसल जैसे नील, गन्ना आदि उगाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह उनके लिए लाभदायक न हो। उन्होंने सुझाव दिया कि बेतिया राज्य द्वारा दी गई लीज को तब तक रिन्यू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि किसानों के अधिकार सुरक्षित नहीं हो जाते।
गांधी जी ने कहा कि दस्तूरी अवैध वसूली की समस्या से निपटने के लिए बेहतर शिक्षित और अच्छे वेतन वाले लोगों को जिम्मेदार पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि बागान मालिक इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, भले ही यह उनके अनुसार हिमालय जितनी पुरानी क्यों ना हो। गांधी जी ने यह भी सुझाव दिया कि तिनकठिया प्रणाली के तहत नील या किसी भी फसल की खेती केवल पूरी स्वतंत्रता के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनसे उनके निष्कर्षों को साबित करने के लिए कहेगी तो वे इसके लिए सबूत पेश करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मेरा उद्देश्य बागान मालिकों की भावनाओं को आहत करना नहीं है। मुझे उनसे हर प्रकार का सम्मान मिला है, लेकिन किसानों पर हो रहे अन्याय को देखकर मैं यह महसूस करता हूं कि उन्हें तुरंत मुक्त किया जाना चाहिए। गांधी जी ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अंग्रेज बागान मालिक जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, किसानों को भी वही आजादी देने से पीछे नहीं हटेंगे। गांधी जी ने अपनी रिपोर्ट की प्रतियां तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर, चंपारण के कलेक्टर, बेतिया के सब डिविजनल ऑफिसर, बेतिया राज के मैनेजर और बिहार व जिला प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिवों को भेजी। इसके साथ ही उन्होंने इसे प्रमुख जन नेताओं के बीच भी बांटा जो उनकी और उनके साथियों की गतिविधियों से जुड़े हुए थे। हालांकि उन्होंने इन प्रतियों पर नॉट फॉर पब्लिकेशन लिखने का निर्देश दिया, क्योंकि वे इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस नहीं चाहते थे जब तक कि यह आवश्यक न हो। इस बीच महात्मा गांधी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार ने जिले और उपमंडल अधिकारियों, सेटलमेंट अधिकारी और बागान मालिकों को 30 जून 1917 तक अपनी अपनी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। मिस्टर W.H. लुईस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि गांधी जी ने जमींदारी और नील के व्यापार के बीच सही अंतर किया है। उन्होंने कहा कि बेतिया एस्टेट के तहत अब अबवाब्स की वसूली बंद हो गई है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में यह अभी भी जारी है। मिस्टर J.A. स्वीनी ने अपनी रिपोर्ट में बागान मालिकों का समर्थन किया और कहा कि तिनकठिया प्रणाली चंपारण का असली समस्या है। इस दौरान गांधी जी ने अपनी जांच जारी रखी और किसानों के बयान रिकॉर्ड करना जारी रखा। उन्होंने हर गतिविधि की जानकारी सरकार, प्रमुख जन नेताओं और प्रेस को देते रहे। हालांकि उन्होंने साफ निर्देश दिया था कि किसी भी रिपोर्ट को प्रकाशित न किया जाए और किसी भी प्रकार के एजिटेशन से बचा जाए। गांधी जी के खिलाफ अफवाहें फैलने लगी, जिनमें कहा गया कि उनके आने से इलाके में अनरेस्ट फैला है। 11 मई 1917 को एसोसिएटेड प्रेस द्वारा एक टेलीग्राम में कहा गया कि ओल्हा फैक्ट्री का एक हिस्सा जला दिया गया है और इसके पीछे किसानों का हाथ है। गांधी जी ने 14 मई को कलेक्टर मिस्टर हेयरकॉक को लिखा और पूछा कि क्या यह सच है और क्या इसका उनके चंपारण आने से कोई संबंध है। जवाब में 18 मई को मिस्टर हेयरकॉक ने जानकारी दी कि फैक्ट्री की कुछ इमारतें जली थीं, लेकिन इसका गांधी जी की उपस्थिति से कोई संबंध साबित नहीं हुआ है। गांधी जी के खिलाफ चल रही इन अफवाहों के बावजूद प्रेस के कई हिस्सों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। दैनिक भारत मित्र और मिथिला मिहिर जैसे अखबारों ने लिखा कि बागान मालिक गांधी जी की जांच को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। मिथिला मिहिर ने लिखा, जो गांधी जी के स्वभाव और उनके शांतिपूर्ण तरीकों को जानते हैं, वे इस तरह की अफवाहों पर विश्वास नहीं करेंगे। इन अफवाहों और रुकावटों के बावजूद गांधी जी का मिशन आगे बढ़ता रहा और देश भर में लोग उनकी सफलता को लेकर उत्साहित थे। कुछ बागान मालिकों ने यह दिखाने की कोशिश की कि उनके किसान खुशहाल और संतुष्ट हैं, जबकि हकीकत इससे अलग थी। मिस्टर A.K. होल्टम, जो ढोकराहा फैक्ट्री के मैनेजर थे, ने किसानों से जमीनों पर किराए में भारी बढ़ोतरी करके पैसा वसूल किया था, लेकिन उन्होंने गांधी जी को अपनी फैक्ट्री में बुलाकर यह साबित करने की कोशिश की कि उनके यहां सब कुछ ठीक है और किसान संतुष्ट हैं। गांधी जी ने पहले से ही रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ढोकराहा फैक्ट्री की स्थिति का पता लगा लिया था। 16 मई 1917 की सुबह 4 बजे गांधी जी राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर कृपलानी के साथ पैदल ढोकराहा के लिए रवाना हुए, भले ही उनके पास कन्वेयंस था। रास्ते में कुछ किसानों ने गांधी जी को बताया कि प्लांटर ने कुछ किसानों को तैयार कर रखा है जो उनके पक्ष में झूठी तारीफ करेंगे और सच्चाई को छुपाएंगे। इस पर गांधी जी ने उनसे पूछा, अगर ऐसा है तो तुम लोग भी अपनी बात क्यों नहीं कह सकते? क्या तुम साहब से डरते हो? अगर तुमने मुझसे सच कहा है तो क्या तुम्हें साहब के सामने भी यह कहने का साहस नहीं है? किसानों ने एक स्वर में जवाब दिया कि वे साहब के सामने बिना किसी डर के सच्चाई बोलेंगे। जब गांधी जी और उनका दल ढोकराहा फैक्ट्री पहुंचे तो वहां 400-500 किसान पहले से ही मौजूद थे। मिस्टर होल्टम ने गांधी जी को एक 80 वर्षीय किसान का स्टेटमेंट सुनने के लिए कहा, जिसे उन्होंने उस इलाके का सबसे सम्मानित टेनेंट बताया। गांधी जी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें फैक्ट्री से कोई परेशानी है? किसान, जो बागान मालिक का पक्ष ले रहा था, बोला, नहीं साहब, सभी लोग फैक्ट्री के अंतर्गत पूरी तरह से खुश हैं और हमें यहां से हर तरह की सुविधा मिलती है। इतना सुनते ही वहां मौजूद बाकी किसानों ने कहा,
यह आदमी धोखेबाज है, यह फैक्ट्री का पक्ष ले रहा है, साहब ने इसे पहले से ट्यूटर कर रखा है। किसानों ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को फटकारते हुए कहा, तुम इस बुजुर्ग अवस्था में झूठ बोलकर अपने पाप क्यों बढ़ा रहे हो? अब तो भगवान को याद करो और सच बोलो। इसके बाद लगभग 15 और किसानों ने उसी तरह के झूठे स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन बाकी किसानों ने साहसपूर्वक सच्चाई बयान की और प्लांटर के अत्याचारों की शिकायत की। एक बुजुर्ग किसान ने साहसपूर्वक प्लांटर पर हर तरह के अत्याचार का आरोप लगाया और वहां मौजूद सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट मिस्टर लुइस पर भी पार्शियलिटी का आरोप लगाया। उसने गांधी जी की ओर मुड़ते हुए कहा, सभी टोपी वाला अर्थात अंग्रेज एक जैसे हैं, उनसे जस्टिस की उम्मीद करना बेकार है। गांधी जी की उपस्थिति का चमत्कारिक असर हुआ। जो किसान अब तक दबे, कुचले और भयभीत थे, वे अब निडर हो गए थे। राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं, यह एक बड़ा बदलाव था। हमने किसानों में फियरलेसनेस को अपनी सर्वोत्तम स्थिति में देखा। गांधी जी ने किसानों को बताया कि फैक्ट्री के मैनेजर ने कहा है कि किसानों ने हुंडा जमीन वॉलंटरीली स्वीकार की है और अगर वे इसे नहीं चाहते तो इसे वापस कर सकते हैं। यह सुनते ही किसानों ने एक स्वर में कहा, हम हुंडा जमीन वापस करते हैं, हमें यह नहीं चाहिए। साहब जो चाहे इस पर उगा सकता है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मिस्टर होल्टम, जो पहले यह दावा कर रहे थे कि हुंडा सेटलमेंट का इंडिगो की खेती से कोई संबंध नहीं है, अचानक गुस्से में बोले, अगर ये लोग इसे पसंद नहीं करते तो मैं उन्हें नील उगाने पर मजबूर करूंगा। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा था कि हुंडा सेटलमेंट नील की खेती से कोई संबंध नहीं रखता और जमीन पर खेती करके आपको पहले से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ऐसे में अगर किसान इसे वापस कर रहे हैं तो आपके लिए यह फायदा और अच्छा नाम दोनों की बात होगी। गांधी जी के पीसफुल मिशन से प्रभावित होकर कुछ ही दिनों में लगभग 500 किसानों ने अपनी जमीनें वापस कर दी, भले ही उनमें क्रॉप्स खड़ी थीं। यह दिखाता है कि किसान इन सेटलमेंट से कितनी जल्दी छुटकारा पाना चाहते थे। तिरहुत के कमिश्नर ने मई 1917 में सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें उन्होंने लिखा कि श्री एम के गांधी कुछ दिन पहले यहां आए थे और वे टेनेंट्स और प्लांटर्स के बीच के संबंधों की जांच कर रहे हैं। उनके साथ कुछ यंग और एंथुसियास्टिक लोग हैं जो हर हाल में उनका साथ देने और किसी भी नतीजे का सामना करने के लिए तैयार हैं। कमिश्नर ने उन लोगों के नाम भी बताए जो उस समय गांधी जी के साथ थे, जैसे बृजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर कृपलानी, रामनवमी प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और बिंद्याबासिनी प्रसाद। इसके अलावा मोतिहारी में एक मेन ऑफिस भी था जहां धरणीधर और शिवनंदन राय काम कर रहे थे। गांधी जी के साथ काम करने वाले इन लोगों का मकसद था कि वे पूरे चंपारण में फैले किसानों की समस्याओं को समझें और उनके हल के लिए काम करें। मोतिहारी के गोरख प्रसाद भी इस काम में गांधी जी की मदद कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोग गांधी जी को जरूरी जानकारी और मटेरियल भी मुहैया करा रहे थे, जिनमें पीर मोहम्मद और राजकुमार शुक्ल शामिल थे। जब गांधी जी मोतिहारी पहुंचे तो पहले तो अंदरूनी इलाकों के लोग उन्हें नहीं जानते थे और उन पर भरोसा भी नहीं था, पर जब गांधी जी ने सरकारी आदेश की अवहेलना की और जेल जाने के लिए तैयार हो गए तो लोग उन्हें एक शहीद की तरह देखने लगे। धीरे धीरे उनका नाम फैलने लगा और लोग मानने लगे कि कलेक्टर ने गांधी जी से माफी मांगी थी। हर सुबह गांवों से लोग गांधी जी के पास अपनी बातें कहने आते थे। गांधी जी खुद उनके स्टेटमेंट सुनते, नोट्स बनाते और अपने यंग वर्कर्स को निर्देश देते थे कि वे पूरी जानकारी एकत्र करें। दिन भर गांधी जी कई लेटर्स लिखते जो देश के प्रमुख नेताओं को भेजे जाते थे। गांधी जी का उद्देश्य साफ था, वे चाहते थे कि किसानों को उनके हक मिले और उनके साथ हो रही ज्यादतियों को तुरंत रोका जाए। गांधी जी का कहना था कि अगर प्लांटर्स चंपारण से नहीं हट सकते तो कम से कम उन पर कुछ सुधार लागू किए जाएं। इनमें टिनकठिया प्रथा का उन्मूलन, जबरन मजदूरी को रोकना और बेतिया राज्य द्वारा गांवों को लीज पर देने का बंद होना शामिल था। अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो गांधी जी सत्याग्रह के जरिए पैसिव रेजिस्टेंस की योजना बना रहे थे। उनका कहना था कि साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह ने जो सफलता पाई थी वही काम यहां भी हो सकता है। इस बीच गांधी जी के काम का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। लोग उन्हें भगवान का दूसरा रूप मानने लगे थे। एक किसान ने तो उन्हें भगवान राम की तरह बताया जो राक्षस जैसे प्लांटर से उन्हें बचाने आए थे। उनकी उपस्थिति ने लोगों में हिम्मत और निडरता भर दी थी। दूसरी ओर यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन और एंग्लो इंडियन प्रेस गांधी जी की इंक्वायरी के खिलाफ थे। वे सरकार से मांग कर रहे थे कि गांधी जी को चंपारण से हटा दिया जाए। द पायोनियर ने लिखा कि सरकार को तुरंत एक कमीशन नियुक्त करना चाहिए ताकि प्लांटर्स और टेनेंट्स के बीच के डिस्प्यूट्स की निष्पक्ष जांच हो सके। आखिरकार
जून 1917 में सरकार ने गांधी जी को एक समिति में शामिल किया जिसका उद्देश्य चंपारण के किसानों की समस्याओं का समाधान खोजना था। इस कदम ने चंपारण के किसानों में नई उम्मीद जगाई और बड़ी संख्या में किसान अपने ग्रीवेंसेस को लेकर गांधी जी के पास आने लगे। गांधी जी ने उन्हें समझाया कि वे अनुशासन बनाए रखें और अगर कोई शिकायत हो तो वे उनके असिस्टेंट्स के पास जाकर बयान दर्ज कराएं। इस बीच गांधी जी की समिति का काम शुरू होने वाला था। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने पहले से एकत्रित किए गए किसानों के बयानों की जांच पड़ताल शुरू कर दी ताकि समिति के सामने सही सही प्रमाण रखे जा सकें। गांधी जी का समिति में शामिल होना किसानों के लिए एक बड़ी उम्मीद बन गया था। गांधी जी की चंपारण यात्रा के दौरान 25 जुलाई 1917 को मोतिहारी के जिला बोर्ड ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में बड़ी संख्या में किराएदार पहुंचे थे जो अपने स्टेटमेंट समिति के सामने दर्ज कराना चाहते थे। उस दिन कमेटी ने चंपारण के कलेक्टर डब्ल्यू.बी. हेयकॉक, प्लांटर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि जे.वी. जेमसन और राजपुर फैक्ट्री के मैनेजर E.H. हडसन से गहन पूछताछ की। अगले दिन 26 जुलाई को मोतिहारी फैक्ट्री के मैनेजर W.S. इरविन को बुलाया गया। इन बयानों के बाद कमेटी के सदस्य बेतिया की ओर रवाना हुए, जहां 28 जुलाई को परसा फैक्ट्री में लोकल इंक्वायरी की गई। कमेटी का काम केवल अधिकारियों और प्लांटर्स से स्टेटमेंट लेने तक सीमित नहीं था। वे रूरल एरियाज में जाकर किराएदारों से सीधा संवाद कर रहे थे। 29 जुलाई को उन्होंने कुरिया फैक्ट्री और उसके आसपास के विलेजेस का दौरा किया, जहां किराएदारों ने बिना किसी दबाव के अपनी समस्याओं को खुलकर रखा। इन विलेजेस में किराएदारों ने अपने कई सालों की पीड़ा और अत्याचार की कहानियों को साझा किया। उन्होंने कमेटी के सदस्यों को बताया कि किस तरह से प्लांटर्स ने उनके साथ न केवल इकोनॉमिक बल्कि सोशल अन्याय भी किया था। कमेटी के सदस्य जब विलेजेस में पहुंचे तो उन्हें देखकर किराएदारों में आशा की एक नई लहर दौड़ गई। किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था, फिर भी किराएदार अपने दिल की बात कहने को तैयार थे। उनकी बातें सुनकर कमेटी के मेंबर्स के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। किराएदारों की पीड़ा और संघर्ष ने कमेटी को मजबूर किया कि वे इन इश्यूज को गहराई से समझें और इसका सॉल्यूशन ढूंढें। 30 जुलाई को बेतिया में एक और मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मधुबनी फैक्ट्री के मैनेजर ग्रेनविले और फैक्ट्री के मालिक W.W. ब्राउके के स्टेटमेंट लिए गए। इस बीच कुछ सदस्य मलहिया फैक्ट्री के विलेजेस का निरीक्षण करने भी गए, जहां उन्होंने फैक्ट्री रिकॉर्ड्स की जांच की और लोकल टेनेंट्स से बातचीत की। 31 जुलाई को गांधी जी और उनके कुछ असिस्टेंट्स मोतिहारी लौटे। इसके बाद कमेटी ने 2 अगस्त को राजापुर फैक्ट्री, 3 अगस्त को पीपरा फैक्ट्री और 4 अगस्त को तुर्कोलिया फैक्ट्री का दौरा किया। इन फैक्ट्रीज के दौरे के दौरान कमेटी के सामने हजारों की संख्या में किराएदार जमा हुए और उन्होंने अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कराई। 4 अगस्त को गांधी जी ने मोतिहारी फैक्ट्री के मैनेजर इरविन से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद गांधी जी 5 अगस्त को राजपुर छितानी नामक गांव पहुंचे और फिर उसी दिन बेतिया की ओर प्रस्थान किया। इस दौरान गांधी जी और उनके सहयोगियों ने किराएदारों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को गहराई से समझने का प्रयास किया। 6 अगस्त को कमेटी ने राजघाट हरदिया फैक्ट्री का दौरा किया, जहां उन्होंने अंतिम जांच की। इस समय तक कमेटी ने सैकड़ों किराएदारों और प्लांटर्स से पूछताछ कर ली थी और 14 अगस्त को बेतिया में आखिरी बार स्टेटमेंट दर्ज किए गए, जिसमें जलाहा फैक्ट्री के मैनेजर जेमसन का स्टेटमेंट लिया गया। कमेटी के काम में गांधी जी ने अपने सहयोगियों की पूरी मदद की। उन्होंने हजारों किराएदारों के बयान और कई अदालत के फैसले कमेटी के सामने प्रस्तुत किए, ताकि कमेटी इन प्रमाणों के आधार पर सही डिसीजन ले सके। अगस्त के मध्य तक कमेटी का पहला चरण समाप्त हो चुका था और यह तय किया गया कि कमेटी की अगली मीटिंग सितंबर में रांची में होगी। गांधी जी 16 अगस्त को अहमदाबाद के लिए रवाना हुए, जहां से उन्होंने चंपारण का काम संभालने की जिम्मेदारी अपने सहयोगियों श्री राजेंद्र प्रसाद और बाबू रामनवमी प्रसाद को सौंप दी। 22 सितंबर को गांधी जी फिर से रांची पहुंचे, जहां उन्होंने कमेटी के काम को आगे बढ़ाया। रांची में गांधी जी ने अपने सहयोगी बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद के साथ मिलकर काम किया। यहां गांधी जी ने पहली बार मीडिएटर की भूमिका निभाई। वे प्लांटर्स के साथ सीधी कॉन्फ्रंटेशन की बजाय सॉल्यूशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उनके एफर्ट्स का उद्देश्य था कि किराएदारों को जस्टिस मिले, लेकिन साथ ही प्लांटर्स के साथ बिटरनेस न बढ़े। वे चाहते थे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले, लेकिन इसमें कम से कम टेंशन हो। 3 अक्टूबर 1917 को कमेटी ने एक यूनानिमस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसे अगले दिन बिहार गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत किया गया। गवर्नमेंट ने कमेटी की ज्यादातर रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया और 18 अक्टूबर 1917 को एक प्रपोजल पारित किया। इस प्रपोजल में टिनकठिया प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करने की रिकमेंडेशन की गई थी। कमेटी ने यह भी कहा कि फ्यूचर में नील की खेती किराएदारों की मर्जी से होनी चाहिए और इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही प्लांटर्स को तवाण की 1/4 रकम किराएदारों को लौटाने का आदेश दिया गया, जिसे उन्होंने जबरन वसूला था।
इसके अलावा अवैध जुर्माना और अपवाब पर रोक लगाने की रिकमेंडेशन भी की गई। जब ये रिकमेंडेशन सामने आई तो किराएदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें ऐसा लगा कि अब उनकी वर्षों की पीड़ा का अंत होने वाला है और वे प्लांटर्स के अत्याचार से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी ओर प्लांटर्स ने इन रिकमेंडेशंस का कड़ा विरोध किया। उन्होंने गवर्नमेंट पर दबाव डालने की कोशिश की और कई न्यूज़पेपर्स में गांधी जी और कमेटी के अन्य मेंबर्स के खिलाफ भ्रामक और अपमानजनक लेख छपवाए। गांधी जी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के जवाब में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका उद्देश्य किसी के खिलाफ लड़ाई करना नहीं है, बल्कि किराएदारों को उनके राइट्स दिलाने के लिए पीसफुल तरीके से काम करना है। उनके इस स्टांस से यह स्पष्ट हो गया कि वे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं। अंततः गवर्नमेंट ने प्लांटर्स के विरोध को नजरअंदाज कर दिया और 29 नवंबर 1917 को बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में चंपारण एग्रेरियन बिल पेश किया गया। इस बिल का उद्देश्य किराएदारों को न्याय दिलाना था और उन्हें प्लांटर्स की मनमानी से मुक्त करना था। प्लांटर्स और उनके सपोर्टर्स ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी बातों को खारिज कर दिया। सत्याग्रह के इस दौरे के आखिर में मोतिहारी की नील फैक्ट्री के अंग्रेज मैनेजर एरविन, जिसके बारे में हमने अभी तुरंत चर्चा की थी, ने गांधी जी को डिनर पर आमंत्रित किया। एरविन का मकसद गांधी जी को दोस्त बनाकर उनकी जान लेने का था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि गांधी जी चंपारण के किसानों के हक में आवाज उठाए। गांधी जी ने निमंत्रण तो स्वीकार किया, लेकिन उस दिन उनका उपवास था, इसलिए उन्होंने भोजन करने से मना कर दिया। उस वक्त उनके साथ डॉ. राजेंद्र प्रसाद भी मौजूद थे। एरविन ने गांधी जी को दूध का गिलास पीने के लिए कहा। एरविन ने अपने रसोइये बतक मियां अंसारी को आदेश दिया कि वह दूध में जहर मिला दे। उसने धमकी दी कि अगर बतक मियां ने ऐसा नहीं किया तो उसे और उसके परिवार को गरीबी और मौत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बतक मियां के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। वे अपने मन में उस पाप को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने वह गिलास गांधी जी के सामने तो रखा, लेकिन जानबूझकर ऐसे गिरा दिया कि सारा दूध बह गया। कहते हैं कि बाद में एक बिल्ली ने उस गिरे हुए दूध को चाटा और तुरंत मर गई। इस तरह बतक मियां ने गांधी जी की जान बचाई। गांधी जी ने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया और एरविन के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की। लेकिन बतक मियां को इस साहस का भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी नाफरमानी के कारण उनका और उनके परिवार का जीवन गरीबी में ढल गया। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस घटना को याद करते हुए बतक मियां की वीरता की सराहना की। लेकिन दुख की बात है कि आजाद भारत में भी बतक मियां को कोई सम्मान या इनाम नहीं मिला। इसके बाद चंपारण एग्रेरियन बिल को लेकर डिबेट शुरू हुई, जिसे बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश किया गया। इस दौरान मिस्टर मॉड ने जोरदार स्पीच दिया और चंपारण के किसानों की स्थिति का वर्णन करते हुए सरकार की सिफारिशों का समर्थन किया। हालांकि प्लांटर और उनके समर्थकों ने इस बिल की कड़ी क्रिटिसिज्म की। मिस्टर पी कैनेडी, जो प्लांटरों के लीगल एडवाइजर थे, और मिस्टर जेवी जेमसन, जो प्लांटर्स का प्रतिनिधित्व करते थे, ने भी अपनी ऑब्जेक्शंस दर्ज की। लेकिन सरकार ने उनके किसी भी प्रमुख संशोधन को नहीं माना। अंततः यह बिल पास हो गया और इसे चंपारण एग्रेरियन एक्ट के रूप में जाना गया। इस कानून के प्रमुख प्रावधानों में टिनकठिया प्रणाली का एबोलिशन, तवान की राशि में कटौती और किसानों को स्वेच्छा से नील उगाने की फ्रीडम देना शामिल था। सरकार की इस कार्रवाई के बाद प्लांटर बेहद असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने कई अटेम्प्ट्स किए कि इस एक्ट को रोका जाए, लेकिन सरकार ने उनका विरोध अनसुना कर दिया। इसके बावजूद कुछ प्लांटर और उनके समर्थक न्यूज़पेपर्स के जरिए गांधी जी और कमेटी के सदस्यों के खिलाफ झूठी बातें फैलाने लगे। पायनियर में कई बार प्लांटर्स का पक्ष लिया गया, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद गांधी जी ने चंपारण में एजुकेशन और सैनिटेशन पर भी ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि गांवों में बड़ी समस्या इग्नोरेंस और गंदगी थी, जिससे लोग बीमारियों का शिकार हो रहे थे। इसके समाधान के लिए उन्होंने चंपारण के गांवों में प्राइमरी स्कूल्स खोलने का फैसला किया। पहला स्कूल 14 नवंबर 1917 को बहरवा लखानसेन गांव में खोला गया। इस काम में गांधी जी को कई वॉलंटियर्स का सहयोग मिला, जिनमें महाराष्ट्र और गुजरात से आए लोग शामिल थे। गांधी जी का मकसद न केवल बच्चों को लिटरेट बनाना था, बल्कि उन्हें मॉरल और सोशल रूप से मजबूत बनाना भी था। इसके साथ ही उन्होंने गांवों की सैनिटेशन पर भी जोर दिया और गांव वासियों को खुद सफाई करने के लिए प्रेरित किया। स्वयं सेवकों ने न केवल गांव के कुएं साफ किए, बल्कि रोड्स की सफाई भी की, जिससे गांव वाले भी इस काम में शामिल हो गए। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टर देव की देखरेख में मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए। यहां पर लोगों को सरल दवाइयों जैसे कैस्टर ओनेल और क्विनीन से इलाज दिया जाता था। इस सिंपल चिकित्सा सेवा से लोगों को बहुत राहत मिली। गांधी जी के नेतृत्व में यह काम एक आंदोलन बन गया, जिससे चंपारण के गांवों में एजुकेशन और सैनिटेशन की एक नई लहर आई।
महात्मा गांधी का चंपारण में रहने का समय केवल नील किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए नहीं था, बल्कि यह उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण था, जब दुनिया के पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान साम्राज्य संकट में था। इस मुश्किल घड़ी में महात्मा गांधी ने भारतीय गवर्नमेंट की सहायता की बात की, जिसमें सेना के लिए रिक्रूटमेंट करने का भी जिक्र था। भारत में लोग इस उम्मीद में थे कि युद्ध समाप्त होने के बाद उनके सेल्फ गवर्नमेंट के लिए उचित आकांक्षाएं पूरी की जाएंगी, खासकर अगस्त के 20वें दिन मॉन्टेगू के घोषणा के बाद। अप्रैल 1918 में दिल्ली में वॉर कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद गांधी जी ने वायसराय को एक लेटर लिखा। इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें उम्मीद थी कि उनके अधिकारों को मान्यता दी जाएगी। गांधी जी ने कहा, हमें यह मानना होगा कि जब साम्राज्य संकट में हो तो हमें बिना किसी संकोच के उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम निकट भविष्य में इसके भागीदार बनने की आकांक्षा रखते हैं। महात्मा गांधी को चंपारण में सामाजिक सेवा का कार्य पूरा करने से पहले ही अहमदाबाद की ओर बुलाया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह अफसोस था कि बिहार में अपने कार्य को स्थायी रूप देने की उनकी आशा पूरी नहीं हुई। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि चंपारण में किए गए कुछ महीनों के कार्य ने गहरी जड़ें जमा ली हैं, जिनका प्रभाव आज भी वहां देखा जा सकता है। महात्मा गांधी का चंपारण मिशन बिहार और भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह उनके लिए सत्य और अहिंसा के साथ एक साहसी प्रयोग था। चंपारण के किसानों के लिए यह संघर्ष उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया और उन्होंने साहस और ईमानदारी का महत्व सीखा, जिससे वे स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई में और मजबूत हो गए। गांधी जी का सोशल सर्विस में प्रयोग भी बाद में भारत में व्यापक आंदोलनों का आधार बना। उन्होंने हमेशा कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को बढ़ावा देती है। उनके अनुसार चंपारण का संघर्ष इस बात का सबूत था कि लोगों की निस्वार्थ सेवा किसी भी क्षेत्र में अंततः देश को राजनीतिक रूप से मदद करती है। इस प्रकार महात्मा गांधी का चंपारण मिशन न केवल किसानों के लिए सामाजिक न्याय का प्रतीक बना, बल्कि यह स्वतंत्रता के संघर्ष में अहिंसा और सत्याग्रह के प्रभावी तरीकों का उदाहरण भी पेश करता है।